दोस्तों बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी शहडोल मध्य प्रदेश में एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, जहां अगर आपने उनकी स्पीच सुनी होगी तो मुझे तो ज़्यादातर वह स्पीच एक ग्लोबल लीडर की लगी कि जैसे आप सब जानते हैं चुनाव अब दिन ब दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, तो आमतौर पे ऐसा समय पर जो नेता होते हैं उनकी स्पीच का जो केंद्र होता है वो होता है कि हम किस प्रकार वोटरों को लुभाएं, किस प्रकार से हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीबीज बांट दें या कुछ इस प्रकार की हम घोषणा करते चले जाएं जो वो खुद भी जानते हैं कि पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, वो खुद भी नहीं जानते, मगर हाँ हम वो अनाउंसमेंट करते चले जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर हमें मिल जाए। इसके उलट आज प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का भाषण कर रहे थे, आपने अगर सुना हो तो वह बहुत एक आप भी एग्री करें शायद कि एक ग्लोबल लीडर के जैसे उन्होंने भाषण किया। अब मे बी कि मोदी जी हमारे एक इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के एक बहुत सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, तो शायद है कि उनका वही अंदाज आज यहाँ पर जब आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वैसा ही रूप देखने को मिला। आज आयुष्मान कार्ड के करीब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ कार्ड बांटे गए और जिसकी सुविधा मैं बहुत ही संक्षिप्त करके बता रहा हूं कि 5 लाख तक का इलाज गरीबों के लिए किसी भी अस्पताल में फ्री रहेगा। 5 लाख रुपए का एक तरह से क्रेडिट कार्ड जैसा उनके लिए दे दिया गया। हाँ, अस्पतालों के लिए ही कि अस्पताल में मान्य होंगे, अन्य जगह नहीं। तो यह भी एक तरह से गरीबों के लिए बहुत राहत की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साहब देखिए कुछ भी हो, जैसे मोदी जी भी कह रहे थे और आप सबने भी देखा होगा कि घर में कोई भी बीमार पड़े और भगवान ना करे अगर घर का मुखिया बीमार पड़ जाए, तो साहब घर की जो बहुत से डायमेंशंस होते हैं ना, वे बदल जाते हैं। फिर अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार भी किस प्रकार अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तब तो फिर समझ लीजिए कि भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। परंतु फिर भी चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। तो आज आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया गया, जिसमें मोदी जी का एक जो वाक्य था कि यह मोदी की गारंटी है, वह इस प्रकार गूंजा कि शायद है कि भारत के कोने कोने तक वह गूंज सुनाई दी होगी। यह मोदी की गारंटी है। और साहब है, मतलब जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो को पूर्ण करते चले गए बगैर किसी लोक लुभावन वादे को किए या कोई भी एक ऐसी प्रॉमिस उन्होंने कभी की हो जो खास तौर पर वित्तीय भार बढ़ाती हो स्टेट की या देश की, तो बगैर किसी ऐसे लोक लुभावन वादे के मोदी जी ने हमारे आज कुछ एक ऐसी ठोस बातें की जिसकी अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए साहब, उन्होंने भोपाल में ही मध्य प्रदेश में ही यूसीसी की चर्चा छेड़ दी थी। वे अभी हाल ही में अपने यूएस और मिस्र के दौरे से लौटे थे और यूसीसी की चर्चा छेड़ दी थी, जबकि वह एक महज प्रस्तावना ही है। मगर जिस प्रकार से विपक्ष में सेंध लग गई, तो उसका साहब ऐसा कह लीजिए कि अभी तक विपक्ष कोई काट नहीं ढूंढ पाया है। विपक्ष में सेंध कैसे लग गई, तो मैं आपको बताऊं तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनमें से कुछ प्रमुख पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी, अभी हालांकि ड्राफ्ट आया नहीं है मगर उन्होंने पहले से समर्थन दे दिया। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट, उसने समर्थन दे दिया। और आज सबसे मतलब जिसको आप क्या कहेंगे, अगर आप एक शख्सियत से वाकिफ होंगे, मार्कंडे काटजू जी, जो कि बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं खासतौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, तो उन्होंने भी समर्थन कर डाला। इसके अलावा मैंने आपको कल ही बताया था कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन जी
उन्होंने भी बेबाकी से अपनी राय रख दी थी कि हमें यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक तरह से मोदी जी ने मोर्चे के अंदर मोर्चा खुलवा दिया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइजिंग लगा था वो मार्कंडे काटजू जी का यूसीसी के समर्थन में आना और यहाँ तक कि यह मांग कर डालना कि नौकरियों में जातिगत आरक्षण को खत्म किया जाए। अगर आप लोगों ने मार्कंडे काटजू जी को न सुना होगा तो एक बार आप गूगल कीजिएगा, उनके जो बयान होते हैं वे किस तरह के होते हैं और ख़ासतौर पर सरकार को किस प्रकार की दुविधा में डाल देते हैं, यह आपको पता चल जाएगा। ये बात थी साहब मोदी जी की। और उसके अलावा उन्होंने विपक्ष को जम के, जो अभी महागठबंधन बना है, उसको उन्होंने इस प्रकार से लताड़ा कि जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं है वे आम जनता को गारंटी देने चले हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो उन्होंने जनता से संबोधन करते हुए ऐसे गारंटीबाजों से सावधान रहने की अपील कर डाली। बेशक अभी अब इसका रिएक्शन आना बाकी है। और दूसरी ओर उन्होंने और भी थोड़ा चुटीले अंदाज में कुछ एक बातें ऐसे कही कि जिसको आप यूं कह लीजिए कि मतलब आप हंस के आप टाल दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज उनका इशारा जो था, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो महागठबंधन बना है यह एक मजबूरी का गठबंधन है, जो मतलब 20 लाख करोड़ का ओवरऑल, अब आप 20 लाख करोड़ का आशय समझ लीजिए कि उनका इशारा किस तरफ रहा होगा जब उन्होंने यह बात कही होगी। तो एक प्रकार से मोदी जी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। एक तो जो यूसीसी की उन्होंने बात की उससे ही विपक्ष में बहुत बिखराव आया। उसके बाद आज जो उन्होंने कुछ बातें छेड़ी जो मैंने आपसे शेयर भी की कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वे आम जनता को गारंटी दे रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत से संदेश छुपे हैं, शायद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और साहब इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर जो एक जागृति की बात की और एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आदिवासी समाज को हमेशा एक वोट बैंक जैसा इस्तेमाल किया गया, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने एक बात कही थी कि अगला जो चुनाव होना है वह होना है गरीबों, वंचितों और शोषितों। इनमें साहब हमारा जो आदिवासी समाज है सच में वो वंचित समाज में से आता है, गरीब समाज में से आता है, शोषित समाज में से आता है। मतलब तीनों अगर आप पहलुओं पर, बिंदुओं पर अगर आप जांचेंगे, परखेंगे तो अभी एक बड़ा मेजर पोर्शन है आदिवासी समाज का, जिसको कि मुख्य धारा में लाना किसी भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। और साहब इसके साथ जो मैं अगर आपको मोदी जी की और अब बात ना करते हुए, क्योंकि थोड़ा समय की भी ध्यान देना है, तो इनके उलट थे मिस्टर गारंटी केजरीवाल जी जिनको, हाँ एक चीज जो मैं स्किप कर रहा था एक्चुअली दिमाग से, कांग्रेस को मोदी जी ने, अगर आप सबको याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि, बताया था मैंने कि कांग्रेस का क्या अपना थिंक टैंक कुछ नहीं कर पा रहा है जो आज वह आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है। मेरा इशारा वही फ्रीबीज की ओर ही था। आज वही बात नरेंद्र मोदी जी ने कही कि आम आदमी पार्टी की नकल करते हुए कांग्रेस का भी एक तरह से कह लीजिए आपीयकरण हो चुका है। तो सच में यह बात कांग्रेस के लिए, जो कि मैं बहुत अच्छी नज़रों से कांग्रेस को देखता हूँ, हम कुछ भी हो, एक 125 ईयर्स ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, जिसने हमारी आज़ादी में और साथ में और भी कई एस्पेक्ट्स में उनका एक बहुत बड़ा एक योगदान है जिसको आप नकार नहीं सकते। खैर साहब,
तो हम आ गई थी केजरीवाल जी पर। तो केजरीवाल जी ग्वालियर में आज गरज रहे थे कि हाँ मैंने रेवड़ियाँ दी, 7 रेवड़ियों का नाम बताया मैंने उन्होंने कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने दी, मुफ्त जल, मुफ्त बिजली, मुफ्त तीर्थ यात्रा, और अब साहब वो इतना सब कुछ मुफ्त मुफ्त कर रहे थे कि बहुत सारे तो मुफ्त में ही मेरे को याद नहीं है। तो जिसका जो बोझ आता है वो फिर वही है कि केंद्र हमको पैसे दे, केंद्र हमको पैसे दे तो हम ये अपनी गारंटी पूरी कर सके। अब मुफ्त की जो स्कीम है रेवड़ी, जिसको केजरीवाल जी और मोदी जी भी रेवड़ी से संबोधित करते हैं कि हम अपनी रेवड़ियां जो हमने प्रॉमिस की हैं वो पूरा कर सके। खैर साहब, अब ये तो रही चुनावी बातें। कुछ बातें आज अपन फ्रांस की भी कर लेते हैं। फ्रांस जो कि इस समय दंगे, आगजनी और लूट खसोट की चपेट में है, उसकी थोड़ी सी आंच पहुंच गई दिल्ली भी, जहां भाजपा नेता कपिल मिश्रा जी ने एक ट्वीट कर दिया कि फ्रांसीसियों को सड़क पर उतरना चाहिए और अपने जो जो भी कुछ उन्होंने खोया है उसको उनको लड़कर वापस लेना चाहिए। किनसे? उनसे जिन्होंने छीना है, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने आगजनी की है। तो एक बैठे बैठाए विपक्षियों को एक मौका दे दिया उन्होंने कि बोलने के लिए कि देखिए हम बोल रहे थे कि कपिल मिश्रा ही लोगों को उत्तेजित करते हैं, लड़ने के लिए भिड़काते हैं और दंगे फैलाते हैं। वो डीएसपी के सामने या किसी पुलिस कमिश्नर के सामने भी उन्होंने ऐसी ही कोई बात कही थी। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद है कि कपिल मिश्रा जी को अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू करना चाहिए था। अब जहां बात है देखिए साहब फ्रांस की या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज की, जितने खुले दिल से उन्होंने उन शरणार्थियों को जगह दी थी, उनको वहां पर बसाया था, रोजगार दिया था, रहने के लिए सर के ऊपर छत, खाने के लिए दाने दिए थे। आज अगर वे शरणार्थी अगर इस प्रकार से अपना एहसान चुका रहे हैं तो साहब देखिए, किसी को हम मॉरल पुलिसिंग करने ना जा सकते हैं, ना हम किसी की मॉरल पुलिसिंग कर सकते हैं। यह बात कपिल मिश्रा जी को समझनी चाहिए। बेहतर है, ये तो शुक्र कीजिए कि मोदी और योगी जैसे हमारे पास कुशल प्रशासक हैं, अमित शाह जैसे कुशल प्रशासक हैं, जो कम से कम अभी हाल फिलहाल तो फ्रांस जैसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए वे सक्षम है। हाँ, मणिपुर अभी एक इसलिए अपवाद जैसा मैं उसको मानता हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर मुख्य धारा की जो खबरें होती हैं वे हम तक सिर्फ मैंने पहले भी वीडियो में बताया था उतनी ही मिलती है जितनी कि आप कह लीजिए कि अभी कल कबड्डी में हम वर्ल्ड चैंपियन बने, ईरान को हराकर 8वीं बार। आज आप स्पोर्ट्स का कॉलम उठाइएगा जो अखबार में या न्यूज़ में भी आप देख लीजिएगा, जितनी जगह मिली होगी उतनी ही जगह साहब हमको उतनी ही खबर हमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की मिलती है। इसलिए मैं अभी उस पर कोई भी टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ। सिर्फ एक मैंने कॉन्फ्रेंस देखी थी वो ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन की, जिन्होंने कांग्रेस को ही जो भी आज स्थिति है, जो भी आज वहाँ दंगे, आगजनी और लूट खसोट हो रही है, तो उसके ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे वे कांग्रेस को ही दोष दे रहे थे। तो मैं एक तरफा से एक कॉन्फ्रेंस के बिना पर अकेले मैं ये बोल दूं कि कांग्रेस इज रीजनेबल फॉर ऑल दोस्त, तो नहीं, वो भी उचित नहीं होगा। तो साहब थोड़ा ज़रूरत है कि नॉर्थ ईस्ट की भी खबरें हम सब तक पहुँचें, तो हमको भी पता चले कि एक्चुअल व्हाट द कॉजेस और ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और अभी एक साहब जो मैंने, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो जिस प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस बहुत ही एक सफल अभियान चलाई थी भाजपा सरकार के खिलाफ, 40% वाली सरकार, मतलब जनमानस में उन्होंने जो कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार थी उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से जनमानस में 40% वाली कमीशन वाली सरकार का ठप्पा मानस में बैठा दिया था, जिसका नतीजा आप सबने देखा
कि कांग्रेस 140 प्लस सीटें लेकर आई और भाजपा मतलब 70-75 भी ना ला पाई। तो वैसा ही कुछ प्रयास चल रहा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 50% वाली कमीशन की सरकार इसका एक अभियान चलाया हुआ है, जिसका एक आप लोगों ने यूपीआई देखा होगा, फोन पे यूज भी करते होंगे। तो फोन पे से कुछ कानूनी भी धमकी भी देखी थी मैंने कि फोन पे ने कुछ एक कुछ उनको लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए चेतावनी दी थी। फिर कांग्रेस ने भी कुछ प्रत्युत्तर दिया था। तो आज देखा एक फर्क आया कि फोन पे की जगह पे के ऊपर एक ही मात्रा की जगह एक बिंदी डली हुई है, फोन पे। चलिए साहब, बहुत सारे ऐसे निकल के चीजें आती ही रहेंगी। और एक साहब खबर आई गुजरात से भी, जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं तीस्ता सीतलवाड़, उनकी कोर्ट ने जमानत याचिका या बेल याचिका खारिज कर दी और उनको तुरंत प्रभाव से सरेंडर करने के लिए कहा। उसमें गुजरात पुलिस का एफिडेविट भी, गुजरात पुलिस ने एफिडेविट भी दिया है कि इन्होंने गलत तरीके से हिंदू पक्ष के कुछ लोगों को, जो गुजरात के रॉयट्स हुए थे उसमें इन्होंने फंसाया था। और जो फंड आया था गुजरात रॉयट्स के के पीड़ितों को देने के लिए या बांटने के लिए, उसमें से इन्होंने शराब पी, अपने लग्जरी आइटम्स पी या पिलवाई जो भी है, और काफ़ी अपने लिए लग्जरी अमेनिटीज़ खरीदी। और मतलब अब क्या बोलूँ साहब मैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या कीजिएगा। चलिए साहब, फिलहाल अभी के लिए तो इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले कोई अच्छे मुद्दे के साथ, और बेहतर संवाद के लिए करेंगे, कुछ और अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दिए। हाँ सर, जाते जाते लाइक का बटन आप दबाना भूल रहे हो तो प्लीज़ दबा दीजिए, और अगर संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।